हसन साहब, इस सिलसिले में एक कमेटी इंडिया में बनी थी, सच्चर कमेटी। उसका हवाला हमारे बहुत सारे जो पेट्रियाटिक स्कॉलर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं और या मकबूल जान जैसे वो देते हैं कि उसमें उस कमेटी को ये कहा गया था कि मुसलमानों की बैकवर्डनेस का कॉज ढूंढें और उसको बेहतर बनाएं। तो ये जो स्कॉलर्स हैं कभी ये मुतालबा नहीं करते कि पाकिस्तान में भी सच्चर कमेटी जैसी एक कमेटी बनाई जाए जो ये पता चलाए कि पाकिस्तान में रहने वाली अकलियतों की हालत किस तरह बेहतर बनाई जा सकती है, उनको किन मसाइल का सामना है। इस सिलसिले में फरानाज इस्फहानी जो एक अमरीकी थिंक टैंकर हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, प्योरीफाइंग द लैंड ऑफ द प्योर। तो मेरा ख्याल है कि वो हर हर उस शख्स को पढ़नी चाहिए जो पाकिस्तान में अकलियतों की सूरत हाल को समझना चाहता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो हमने बात की कि 5,000 लोग जो हैं हिंदू हर साल इंडिया जा रहे हैं, उस सिलसिले में पिछले दिनों रमेश कुमार साहब ने एक मुजाहिरे को भी लीड किया था कि कुछ हिंदू इंडिया से वापस आए थे। उन्होंने कहा कि हमारे 6, 7 या 8 लोगों को वहां मार दिया गया। बाद में कुछ ऐसा पता चला था कि वो कोई फैमिली के आपस के डिफरेंसेस थे, उसकी वजह से वो उनको प्रॉब्लम्स हुए। तो आपके पास कोई इत्तला है इस सिलसिले में, क्या वजह थी वो जो लोग वापस आए? पहली बात तो ये कि ये जो ओरिया मकबूल जान साहब का मुतालबा है, देखिए पाकिस्तान में जो चशम पोशी का रिवाज है वो बहुत ज्यादा है, खास तौर पर जब अकलियतों के हकूक की बात है। आप अकलियतों के हकूक की बात करें तो हिंदुस्तान का हवाला जो है वो हमेशा दिया जाता है। भाई हम पाकिस्तान में अकलियतों की हकूक की बात कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान के अकलियतों के हकूक की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में भी हम कहते हैं कि अकलियतों को हकूक मिलने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में भी मिलने चाहिए। अगर अकलियतों को हिंदुस्तान में मार पड़ रही है तो वो भी गलत है, लेकिन पाकिस्तान में अगर पड़ रही है तो वो भी गलत है, उसको उसके खिलाफ भी तो बोलो। तो ये जो उरिया मकबूल जान टाइप लोग हैं, ये हमेशा इनको बाहर के लोगों की फिक्र रहती है, अपने लोगों की इनको कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि अपने लोगों को ये ओनरशिप नहीं देते, उनको ये ओन नहीं करते। बाहर वालों को ये ओन करते, इनको अपने मुल्क से ज्यादा जो है वो तालिबान की फिक्र है। मैंने तो पिछले दिन कहा था कि बहुत खुशी होगी उरिया मकबूल जान को कि तालिबान की हुकूमत आ गई है, अमारत इस्लामी अफगानिस्तान बन गई है। भाई अगर आपको वो इतने ही अच्छे लगते हैं तो वहां चले जाएं, अब तो आपको जो है वो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। जो बात आपने ये हिंदुस्तान में जो हिंदुओं के साथ जो पाकिस्तान से गए थे वो वाकया वो जोधपुर में वाकया हुआ था, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसमें 11 लोगों को कत्ल किया गया था। और उसके बाद जो है वो हजारों लोगों को लेकर ये मिस्टर रमेश कुमार जो हैं ये इस्लामाबाद लाए थे, इन्होंने धरना दिया। लेकिन डूब मरने का मुकाम ये है ऐसे लोगों को के लिए कि यहाँ पर पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है। अभी 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 जो है वो बदीन की रीना मेघवाड़ का केस आपकी नजरों से गुजरा होगा, जिसको अगवा किया गया, उसके साथ निकाह किया गया, फिर वो बड़ी मुश्किल से जो है वो चीख चिल्लाकर जो है उसने कहा कि मैंने अपने माँ बाप के पास वापस जाना है, और वो हम सब की दोस्तों से जो कोशिश से वो वापस मिल गई है। ये एक वाकया नहीं है, और बहुत सारे वाकयात में ये साबित हुआ है कि यहाँ बच्चियों को जबरदस्ती जो है वो उठाया जाता है, उनका मजहब तब्दील किया जाता है। फिर मंदिर पे पिछले कुछ अरसे में 3-4 मंदिरों पर हमले हुए, कराची में हुआ है, बदीन में हुआ है, घोटकी में हुआ, फिर अभी ये रहीम यार खान में हुआ। लेकिन ये रमेश कुमार ने लोगों को लेकर धरना दे इस्लामाबाद में धरना नहीं दिया इसने कोई भी। आपको याद है कि करक में भी जो है वो समाधि पर हमला किया गया, उसको जलाया गया था। तो ये जो रमेश कुमार है इसने कभी ये कोशिश नहीं की कि वो इसके खिलाफ भी धरना दे, क्योंकि इनके पर जलते हैं, इनकी जो सीट जो इनको मिली हुई है, अगर ये बोलेंगे तो फिर ये सीट जो है वो इनसे ले ली जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये मुनाफिक लोग हैं, और ये जो अपनी कम्युनिटी जिसके नाम पर ये बैठे हुए हैं इसको ये असल में रिप्रेजेंट नहीं करते। अच्छा सर, आपने इंडिया में माइनॉरिटीज की बात की, तो इंडिया के माइनॉरिटी के हिसाब से अगर आप देखें तो वहां पे तो मुसलमान जो हैं वो सदर भी रहे हैं, एक मुसलमान एयर चीफ भी रहा, एक मुसलमान जो है अभी हाल ही की बात है इंटेलिजेंस ब्यूरो जो उनका बहुत ही सेंसिटिव इदारा है उसका एक हेड मुसलमान रहा। सिख जो हैं वो सिर्फ 2% है आबादी का, उनका एक बंदा जो है वो वजीर आजम के ओहदे तक पहुंचा।
तो हम अगर इंडिया की अकलियतों के प्रॉब्लम्स की बात करें, प्रॉब्लम्स हर जगह होते हैं, लेकिन क्या उन्होंने अब तक, बीजेपी की गवर्नमेंट को आज देखिए 6-7 साल हो गए हैं, उससे पहले भी बीजेपी की गवर्नमेंट रही, क्या उन्होंने आइन में ये लिखवा दिया कि आज से ये हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया है? क्या देखिए पाकिस्तान ने तो 56 में लिख दिया था कि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। बीजेपी अपनी अक्सरियत के बावजूद आइन में ये नहीं लिखवा सकी कि सदर और वजीर आजम इंडिया का सिर्फ वो होगा जो हिंदू होगा। तो हमारा ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जाता? जी फरमाइए। सर, इसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बुनियादी फर्क ही यही है, वो ये कि हिंदुस्तान में मजहब की बुनियाद पर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जिसका आपने कई मिसालें दी हैं। पाकिस्तान में ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है। इसीलिए हम जो पाकिस्तान में अकलियतें फेस कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे ये इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन की मिसालें जो है वो बहुत कम है। जो समाज है उसके अंदर जो है वो बहुत सारी आपको मिसालें मिल जाएंगी, हिंदुस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर भी, जहां अकलियतों को टारगेट किया जाता है। लेकिन मैं आपसे मुत्तफिक हूं कि जो इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन की पाकिस्तान में शक्लें हैं वो हिंदुस्तान में नहीं है। यही वजह है कि वहां पर जो टॉप पोजीशंस है रियासत की, उस पे मुसलमान और दूसरी अकलियतों के, मनमोहन सिंह जो है वो वजीर आजम रहे हैं, वो अकलियत है सिख। और इसी तरह से डॉक्टर अबुल कलाम जो है वो प्रेसिडेंट रहे, और कई मिसालें जो है वो मौजूद है। तो मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं है, और बावजूद इसके कि मोदी के सेकुलरिज्म पे बहुत ज्यादा सवालात जो हैं वो है, लेकिन वहां पर सेकुलरिज्म जो है वो इस हद तक बहुत मजबूत है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो कोई तब्दीली नहीं करवा पाए। जी, वहां पे अकलियतों के साथ अगर कोई मसला होता है तो वहां के हिंदू भी उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे होते हैं। अगर सारे हिंदू मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, सिखों के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं तो फिर वो उनकी जिंदगी बिल्कुल अजीरन हो जाए। फिर कोई कोई मुसलमान या सिख किसी आला ओहदे पे ना पहुंच पाए, फिर कोई पारसी जो है वो आर्मी चीफ ना बन सके, फिर सर कोई कोई यहूदी कोर कमांडर ना बन सके। आपको पता है कि जनरल जेकब जो थे वो यहूदी थे, और कितने यहूदी हैं इंडिया में? बहुत कम, लेकिन वो कोर कमांडर के ओहदे तक पहुंचे। अच्छा सर, हमारे यहाँ भी एक मिलिट्री ऑफिसर थे और बड़े वार हीरो थे, ग्रुप कैप्टन सैसल चौधरी। तो उनसे मेरी एक दफा मुलाकात हुई, तो खुद उन्होंने मुझे बताया कि मेरी प्रमोशन इस वजह से नहीं हुई कि मैं क्रिश्चियन था, अदरवाइज वो रिक्वायरमेंट सारी पूरी कर रहे थे। तो क्या इसके अलावा भी कोई ऐसी मिसाल है? इस तरह की मिसालें जो हैं ये तो रोज रोज बरोज जो है वो हमें सुनने को मिलती है। यहाँ मेरे घर के नजदीक एक स्कूल है, वहां पर जो क्रिश्चियन बच्चियां हैं उनको कुछ साल पहले कहा गया कि आप अपने किसी मिशनरी स्कूल में जाके पढ़ें, आपका तो ये स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, आप अपने किसी इदारे में जाकर पढ़ें। तो इस तरह की सर कई मिसालें जो है वो हमारे पास मौजूद है। सर मुझे याद है कि 1980s में एक अहमदी स्टेशन मास्टर को चीचा वतनी भेजा गया, तो वहां शहर में हड़ताल हो गई थी कि एक अहमदी को यहाँ क्यों भेजा गया है। तो इसके अलावा सर मुझे एक याद पड़ता है कि 2008 में मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स पे एक ट्रेनिंग करवाई इस्लामाबाद में। उसमें लाहौर से एक खातून आई हुई थी, उन्होंने एक बड़ा दिलखराश वाकया बताया कि मेरे बेटे ने, जो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है, मुझसे पूछा, वो उस वक्त गालबन चौथी जमात में था, कि मेरी क्लास में एक हिंदू बच्चा है, मैं उससे दोस्ती कर लूं? तो वो खातून कहने लगी, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो कर लो। तो लड़के ने कहा कि असल में उनका बड़ा प्रॉब्लम है कि वो हिंदू है लड़का, और सारी क्लास ने एका किया है कि उसके साथ दोस्ती नहीं करनी। तो अब ये सोचिए कि वो चौथी जमात में जो पढ़ता है, 9 साल का होगा, 8 साल का होगा, तो क्या उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। और हमें ये बहुत बहुत जोम है कि हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बाकी मुल्कों में बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, इंडिया में बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, वेस्ट में बहुत इस्लामोफोबिया है। यानी वेस्ट में इस्लामोफोबिया के बावजूद मोहम्मद सादिक जो है, जो दूसरे मुल्क से गया और गरीब वालदैन का बेटा, जिसका वालिद एक बस ड्राइवर था, वो लंदन जैसे शहर का मेयर बन सकता है, 2 दफा मेयर बन सकता है।
लेकिन कोई क्रिश्चियन जो है किसी पाकिस्तानी शहर का मेयर बनने का सोच भी नहीं सकता। ये इसको कैसे देखते हैं आप? सर देखिए, सबसे बड़ा मसला ही यही है। मैंने जो जिस गुफ्तगू का जो आगाज़ किया था वो यही था। आपको पता है कि इतने सारे वाक़यात हुए हैं। मुझे याद है कि टोबा टेक सिंह में एक नौजवान को इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि उसने मस्जिद के बाहर लगी टूटी से पानी पी लिया था। शारून मसीह को आरिफ वाला में इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि उसने उस गिलास में पानी पी लिया, जहाँ से मुसलमान बच्चे जो है वो पानी पीते थे। तो सर मैं इधर-उधर की मिसालें देने के बजाय अगर आप मुनासिब समझें मैं 2 मिनट में अपनी मिसाल आपके सामने रख देता हूँ। जिस जी। सैमसन सलामत को दुनिया जानती है वो इस डिस्क्रिमिनेशन के खात्मे के साथ के लिए काम कर रहा है। ये सर मैं सिर्फ़ लोगों की डिस्क्रिमिनेशन देखकर इसके खात्मे के लिए काम नहीं कर रहा। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस की है, मज़हब की बुनियाद पर। सर मैं इस वक़्त जो है वो 50 साल के करीब हूँ। मैं गाँव में ज़िला नारोवाल मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मेरा गाँव और इनकलाबी शायर फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ साहब का गाँव जो है वो चंद किलोमीटर के फ़ासले पर है। मैं उनके इलाके से हूँ, मैं उनकी धरती से हूँ। मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं उस इलाके से हूँ जहाँ बाबा गुरु नानक ने जो है वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी 15-16 साल गुज़ारे थे। सर मैं तीसरी जमात का स्टूडेंट था तो हम एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे और मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ पर हम टाट पर बैठा करते थे। हमारे स्कूल में जो है वो डेस्क नहीं हुआ करते थे, कुर्सियाँ नहीं हुआ करती थी बैठने के लिए और मैं अपनी क्लास के अंदर अकेला जो है वो क्रिश्चियन स्टूडेंट था और तीसरी जमात का बच्चा जब रिसेस होती है तो वो बाहर जाता है और एक आइसक्रीम वाले से जो है वो आइसक्रीम लेता है और वो आइसक्रीम वाला प्लेट में डालकर आइसक्रीम देता है, लेकिन जब उसको ये पता चलता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, तो वो मेरे हाथ से जो है वो प्लेट छीनता है, वो मेरे मुँह पे थप्पड़ मारता है और वो कहता है कि तुमने ये प्लेट जो है वो पलीद कर दी है, तुम्हें इसके पैसे देने पड़ेंगे। तो फिर मैं एक तीसरी क्लास का बच्चा 7-8 साल का, सर उसके ज़हन पर, दिमाग पर क्या ट्रॉमा किस किस्म के असरात जो हैं वो पड़े होंगे। ये शायद वो दूसरा कोई बंदा नहीं सोच सकता जिसने सिर्फ़ डिस्क्रिमिनेशन का लफ्ज़ सुना है, उसने शायद डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फेस नहीं किया है। इसलिए सर मैं जब जवान हुआ, पढ़ा, मैंने ये सारा कुछ फेस भी किया है, देखा भी है अपने आस-पास, तो मैंने ज़िंदगी में ये फैसला किया कि मैं कोई ऐसा काम मेरे पॉसिबल रिएक्शन सर 3 हो सकते थे। या तो मैं दूसरे बहुत सारे लोगों की तरह खामोश रहता, मैं कहता कि ठीक है, मार पड़ रही है, खाते जाओ, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, सहते जाओ, जैसे दूसरे हज़ारों, लाखों लोग सहते हैं। दूसरा ये था कि मैं बदला लेता, मैं बंदूक उठाता, मैं यहाँ कोई वायलेंट जद्दोजहद जो है वो करता। तीसरा मेरे लिए रास्ता ये था कि मैं रिफ़ॉर्म्स के लिए जद्दोजहद करूँ। मैं सोसाइटी से डिस्क्रिमिनेशन, मज़हब की बुनियाद पर ताज्जुब, तशद्दुद और इम्तियाज़ी सलूक के ख़ात्मे के लिए जद्दोजहद करूँ। और मैंने अपनी ज़िंदगी में तीसरे ऑप्शन की को मुंतखब किया है। मैं ये बरमला कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क के जो टॉप के लोग जो इस वक़्त बैठे हैं, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क की, इस मुआशरे की जितनी मैंने खिदमत की है, उन्होंने नहीं की। लेकिन उस खिदमत के बावजूद मैं कभी भी इस मुल्क का सदर वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकता। मैं बनना चाहता हूँ। मैं अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ। लेकिन इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन सर मुझे इजाज़त नहीं देता। मेरे दफ्तर के अंदर जो पियन है, चपड़ासी है, अगर वो मुसलमान है तो वो डॉक्टर आरिफ अलवी की जगह सदर बन सकता है इस मुल्क का। लेकिन सर मैं नहीं बन सकता। मैं पढ़ा-लिखा इंसान हूँ। मैंने इस समाज को बदलने के लिए 20 साल जद्दोजहद किया है, 20 साल काम किया है। मैंने कभी भी पाकिस्तान के मुखालिफ नारा नहीं लगाया। मैंने इस मुल्क की तरक्की के लिए, अमन के लिए, यहाँ पर दहशतगर्द इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए जद्दोजहद किया। लेकिन सर मैं इस मुल्क के अंदर टॉप पोज़ीशन पर कभी नहीं पहुँच सकता क्योंकि मैं एक मसीही घराने में पैदा हुआ हूँ। मेरा सबसे बड़ा डायलेमा यही है कि मेरी शहरियत को मेरे मज़हब के साथ जोड़ा गया है। रियासत को मेरे मज़हब से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मेरा मज़हब, मेरा अकीदा, मेरा ज़ाती मामला है सर। जी, आपने बड़ा ही एक मूविंग इंसिडेंट अपना खुद सुनाया। तो इस तरह के और भी काफ़ी वाक़यात इस तरह के मिल जाते हैं। सर इस वक़्त ये बताइए कि क्या फेडरल कैबिनेट में कोई नॉन मुस्लिम, कोई माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव है इस वक़्त?
पहले तो कभी ना कभी कोई टोकन के तौर पे एक आध वजीर होता था, तो इस कैबिनेट में तो मेरा ख्याल है कि एक वजीर भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं है। तो इसके अलावा सर ये बताइएगा कि कौन कौन से इस ओहदे तक नॉन मुस्लिम्स जो हैं पाकिस्तान में पहुंचे हैं पिछले 70 साल में? क्या कोई नॉन मुस्लिम जो है वो किसी फेडरल सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुंचा, या कोई वाइस चांसलर बना, या कोई इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बना है? नहीं सर, मेरे पास कोई ऐसा नाम नहीं है जो किसी भी सूबे में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बना हो, वो कोई कोर कमांडर बना हो, वो जो है वो कोई फुल जनरल बना हो, वो कोई जो है वो स्पीकर बना हो किसी असेंबली का, सूबाई असेंबली का, या कौमी असेंबली का, या सेनेट का चेयरमैन बना हो। वजीर आजम और सदर होना तो सर बहुत दूर की बात है। अच्छा सैमसन साहब, पिछले दिनों मैंने इंटरव्यू किया हारिस खलीक साहब का, आप भी उनको जानते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल हैं वो। तो उन्होंने एक डिस्क्लोज किया कि एक हिंदू सीनियर अफसर थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इस्लामाबाद में, वो जब सिंध से इधर आए तो उनको किसी ने किराए का मकान देने तक की रवादार नहीं थे लोग, उनको मकान मिलने में बहुत दिक्कत पेश आई, और कहीं वो मसला रिपोर्ट तक नहीं हुआ। उसका मुवाजना आप कीजिए कैफी आजमी के साथ। कैफी आजमी ने एक दफा ये अनाउंसमेंट की कि जी मुझे बंबई में घर नहीं मिल रहा, वो एक इंटरनेशनल इशू बन गया। तो गोया उससे ये तासुर दिया गया कि मुसलमानों को बंबई में या मुंबई में कोई घर नहीं मिल सकता। गोया शाहरुख और बाकी जो सैफ अली खान है वो झोंपड़ियों में रहते हैं। सिर्फ कैफी आजमी को इशू हुआ, वो भी कुछ देर के लिए हुआ, लेकिन इस्लामाबाद में एक सरकारी अफसर को घर लेने में जो दिक्कत पेश आई वो हमारे मीडिया ने रिपोर्ट तक नहीं की। तो इन चीजों को कैसे देखते हैं आप? सर मैं तो आपको एक और अपनी मिसाल जो है वो देना चाहता हूँ। मेरा छोटा भाई है, वो सरकारी मुलाजिम है और उसकी बीवी जो है वो नर्स है। उनको पिछले 6-7 साल पहले जो है वो लाहौर में किराए पर घर चाहिए था। हम एक मकान देखने के लिए गए, जब मालिक मकान को ये पता चला कि ये क्रिश्चियन है तो उसने मकान देने से इनकार कर दिया। कराची में मेरे पास एविडेंस है, मैं आपको वो एविडेंस सेंड कर सकता हूँ कि एक प्लाजे के बाहर जो है वो ये नोटिस लगा हुआ है कि हिंदुओं को घर किराए पर यहाँ नहीं दिया जाएगा। तो मेरा एक कुलीग है सर, इससे भी बड़ी बात है, मेरा एक कुलीग है जो लाहौर में मेरे साथ दफ्तर में होते हैं। उन्होंने यहाँ पर लाहौर में कभी अपना पब्लिक में दुकान पे स्टोर पर अपना असल नाम नहीं बताया, क्योंकि उनका नाम हिंदुओं वाला है। अगर वो हिंदुओं वाला नाम बताएंगे तो यहाँ पर रिएक्शन होगा। यहाँ पर लोग उनसे सवाल करते हैं कि जी जब वो बस का टिकट खरीदते हैं बस अड्डे पर, तो उनसे पूछा जाता है कि जी आप हिंदुस्तान से हैं, आपका ताल्लुक हिंदुस्तान से है। यहाँ पर लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ पर जो हिंदू हैं वो पाकिस्तानी है, वो कहीं से हिजरत करके नहीं है, वो हिंदुस्तान के नहीं है। तो सर ये सिलसिला, ये दास्तान जो है वो काफी लंबी है, लेकिन बड़ी तकलीफ देह है। जी सैमसन साहब, पिछले दिनों फेसबुक पे किसी दोस्त ने एक फोटो लगाया था, एक दुकान पे लिखा हुआ था कि अहमदी और शिया इस दुकान में दाखिल ना हो। तो इस हद तक जो है ये डिस्क्रिमिनेशन पहुंच गई है। उसके बाद हो सकता है कि किसी दुकान पे ये भी लिखा हुआ नजर आए कि कोई देवबंदी इस दुकान में दाखिल ना हो, या कोई अहले हदीस इस दुकान में दाखिल ना हो। तो ये तो बहुत एक स्लिपरी स्लोप है जिसकी तरफ हम मुसलसल सर सफर कर रहे हैं। सर आपने तो फेसबुक पे देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज भी आप लाहौर के पैनोरामा सेंटर में चले जाएं, जो बहुत बड़ी जो है वो बड़ा शॉपिंग सेंटर है, या आप लाहौर की हफीज सेंटर में चले जाएं, वहां पर आपको ये स्टिकर जो है वो दुकानों के बाहर लगे हुए मिलेंगे, जिनका आपने जिक्र किया है कि अहमदी जो है वो पहले इस्लाम में दाखिल हो फिर इस दुकान में दाखिल हो। तो सर ये इस किस्म की तौहीन तज़ीक अमेज जो है वो जुमले जो हैं वो लिखे हुए नफरत अमेज मिलते हैं। अभी जो है वो अहमदियों से, हिंदुओं से बात जो है वो आगे शिया तक चली गई है। यानी मजहब से आगे हम जो है वो फिरके तक जो है वो चले गए हैं, बदकिस्मती से। सैमसन साहब, आखिर में अगर आप कोई तजावीज़ देना चाहें मुख्तसरन कि हम किस तरह से बेहतरी की तरफ जा सकते हैं,
और हम बाकी दुनिया से क्या सीख सकते हैं कि हम बाकी दुनिया को क्रिटिसाइज तो करते हैं, लेकिन जो वहां की अच्छी चीजें हैं उनको हम कभी अडॉप्ट करने की, उनसे सीखने की कोशिश नहीं करते। वो क्या चीजें हैं जो हम बाकी दुनिया से सीख सकते हैं? सर, पहली बात तो ये कि आपको सादक मसीह और सादक खान में जो है वो फ़र्क मिटाना होगा। और ये फ़र्क जो है वो उस वक़्त तक नहीं मिट सकता जब तक रियासत अपनी सेकुलर शनाख्त कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान के विज़न के मुताबिक नहीं करती। आपको अपने आइन के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं मज़हब की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर, उनको ख़त्म करना होगा। मेरा ये ख्याल है कि वहाँ से अगर ये ख़त्म होंगी तो इनका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होगा। जैसे मनफ़ी चीज़ों का ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट हुआ है, ऐसे ही जो है वो अगर आप टॉप पे तब्दीली ले आएँगे तो उनका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट जो है वो ज़रूर होगा। आपको यहाँ पर बसने वाले अक़लियतों के लोगों को बराबर की शहरियत देनी पड़ेगी। उनको जो आपने कमतर दर्जा दिया हुआ है और कुछ जो अक्सरियत का मज़हब उनको आपने बरतर का दर्जा दिया हुआ है, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन से ख़त्म करके आगे जो आपकी पॉलिसीज़ हैं इस बुनियाद पर, वो ख़त्म करना होगी। देखिए इसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट क्या है सर, कि सिर्फ़ कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं है। आप जब सफाई की नौकरी की, खाकरों की नौकरी की एडवर्टाइज़मेंट आती है तो आप आगे लिख देते हैं कि इसके लिए जो है वो अक़लियतों के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आपने वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो टैग की हुई है अक़लियतों के लोगों के साथ। तो मैं समझता हूँ कि ये काम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको करना पड़ेगा, रियासत की शनाख्त आपको सेकुलर बनानी पड़ेगी, जो बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए रियासत को, जो रियासत के इदारे हैं, उनको यहाँ पर इंतहा पसंदी कंट्रोल करनी पड़ेगी। इंतहा पसंदी कंट्रोल करने का मतलब 2 चीज़ें हैं। वो ये कि यहाँ पर जो दर्जनों की तादाद में इंतहा पसंद दहशतगर्द तंज़ीमें हैं, आपको उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप ये जो आए रोज़ इजाज़त देते हैं टीएलपी को कि वो कभी फैज़ाबाद में बैठ जाते हैं, कभी लाहौर में बैठ जाते हैं, पूरे मुल्क का निज़ाम जो है वो ख़राब कर देते हैं। उन्होंने पुलिस वालों को भी मारा, अरबों रुपए का नुकसान जो है उन्होंने किया। ऐसे गिरोहों के खिलाफ आपको सच्चे दिल से कार्रवाई करनी पड़ेगी। कानून की हुक्मरानी जो है वो आपको कायम करनी पड़ेगी। जब तक आप अपने समाज से ये जो जिनको आपने खुद कालेदम करार देते हैं कि ये कालेदम जमात है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। लेकिन मसला ये है कि हम तो अभी भी तालिबान की जो है वो पज़ीराई करते हैं, उनकी हम तारीफ़ें करते हैं। मौजूदा जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, हमारे जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, हमारे वज़ीर दाखिला हैं, वो तो बड़े खुश हैं कि तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान में आ गए हैं। उनको ये पता नहीं कि तालिबान के आने से पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और ये शिद्दत पसंदी की सोच जो है, वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी। तो सर इस सोच के ख़ात्मे के अलावा बेहतरी नहीं आ सकती। तीसरी और आखिरी बात वो ये कि आपको वो कवानीन जिनको इस्तेमाल करके यहाँ अक़लियतों को टारगेट किया गया है, उन कवानीन को रिव्यू करना पड़ेगा आपको, उनमें रिफ़ॉर्म्स लानी पड़ेंगी और ये जो अक़लियतों की बच्चियों के अगवा और उनकी जबरी तब्दीली मज़हब का सिलसिला है, इसको रोकने के लिए आपको कानून साज़ी जो है वो करनी पड़ेगी। अक़लियतों के लोगों का इस वक़्त क्योंकि ये सारे मामला जो हैं वो सियासत के ज़रिए हल होने हैं, सियासी अमल में हल होने अक़लियतों की एहसास-ए कमतरी ये है कि वो जो नुमाइंदे उनके नाम पर बिठाए हैं, वो कहते हैं कि वो हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, वो किसी और के नुमाइंदे, वो किसी और के माउथपीस हैं। तो रियासत को कोई ऐसा पैकेज लेके आना पड़ेगा, जिसके तहत आप अक़लियतों के लोगों की सियासत में, पार्लियामेंट में, काबीना में और दूसरे जो ओहदे हैं वहाँ पर मौसर नुमाइंदगी उनको देनी होगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये जो मुश्तरका यकसा निसाब का ड्रामा है, इसकी आड़ में जो हो रहा है, ये इसके भी मनफ़ी असरात आएँगे, बल्कि निसाब जो है वो पहले वाला उसको तब्दील करने की ज़रूरत थी। उसमें से जो इम्तियाज़ात, तासुबात, मज़हब की बुनियाद पर जो डिस्क्रिमिनेशन थी, उसको ख़त्म करना था। यहाँ तो इन्होंने यकसा निसाब के नाम पर जो है वो मज़हब पढ़ाना शुरू कर दिया है। अच्छा सैमसन साहब, आपने बात की कि आइन को सेकुलर बनाना पड़ेगा, तो आपके इल्म में है कि सेकुलरिज्म का लफ्ज तो पाकिस्तान में गाली बन गया है, और उस पे जो है तजाद ये है, इंटेलेक्चुअल स्किज़ोफ्रेनिया जिसको मैं कहता हूं, कि जब इंडिया ये क्लेम करता है कि हम सेकुलर हैं, तो हम फौरन पूरी प्रोपेगेंडा मशीन इस कोशिश में लग जाती है कि इंडिया को सेकुलर साबित करने से रोका जाए।
कहा जाता है कि नहीं ये तो बहुत मजहबी मुतासिब हैं, ये सेकुलर नहीं है, गोया सेकुलरिज्म को हम मुस्बत चीज, पॉजिटिव चीज मान लेते हैं। लेकिन जो ही कोई पाकिस्तान में सेकुलरिज्म की बात करे तो कहते हैं ये तो लादीनियत है। गोया इंडिया के मुसलमान जब सेकुलरिज्म का मुतालबा करते हैं तो वो लादीनियत का मुतालबा करते हैं। यानी इससे बड़ा तजाद मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में कोई मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तानी मुसलमान वो कहता है कि पाकिस्तान में तो लादीनियत है, सेकुलरिज्म, वागा से एक कदम उधर चले जाएं तो वही सेकुलरिज्म अच्छा हो जाता है, और वो उस वक्त तक अच्छा है जब तक मुसलमान माइनॉरिटी में रहें। जो ही मुसलमान 50% से ऊपर जाएं फिर वो सेकुलरिज्म जो है वो गाली बन जाता है। तो इसके साथ ही सर एक ये दलील भी दी जाती है कि अगर हमने पाकिस्तान को सेकुलर ही बनाना था तो फिर पाकिस्तान बनाने की जरूरत क्या थी। उस पे एक हमारे दोस्त ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा जनाब आपने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि आप इंडियन नेशनल कांग्रेस को, नेहरू को, गांधी को सेकुलर नहीं समझते थे। आप कहते थे ये हिंदू हिंदू फंडामेंटलिस्ट हैं, ये हिंदू हैं, ये हिंदुइज्म चाहते हैं, ये हिंदू राज चाहते हैं। जिन्ना साहब का एक स्टेटमेंट है कि कांग्रेस जो है ये मुसलमानों को क्रश करना चाहती है, ये हिंदू राज कायम करना चाहती है। तो ये सर ऐसे मसाइल हैं जिन पे पाकिस्तान में कभी खुलकर बात नहीं होती। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इसके लिए वक्त निकाला। जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? एक जुमला बस मैं इस हवाले से कहना चाहता हूं कि वो लोग जो उरिया मकबूल जान जैसे लोगों को सुनते हैं वो सेकुलरिज्म को कभी नहीं समझ सकते। यहाँ पर लोगों को पढ़ने और समझने की जरूरत है। ये वो लोग हैं जिनको इंडिया में सेकुलरिज्म अच्छा लगता है और पाकिस्तान में वो इसको गाली समझते हैं। मैं समझता हूँ ये मुनाफिकत है। देर हो बदेर हो 30 साल 50 साल 100 साल के बाद भी इस रियासत के जिम्मेदारों को ये मानना पड़ेगा कि रियासत को आप मजहब को और सियासत मजहब को आपको रियासत और सियासत से अलग करना पड़ेगा और यहाँ पर तमाम शहरियों को बराबरी के हकूक आपको देने पड़ेंगे। जी बिल्कुल यही बात जो थी, आपको पता है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी तकरीर में यहां तक कहा था कि रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। और ये यस। बड़े बड़े जो नजरिया साज हैं पाकिस्तान से, उनसे मैंने ये पूछा है कि इसका जवाब दें कि ये उन्होंने क्यों कहा। क्या अगर ये सेकुलरिज्म नहीं है तो फिर मुझे बता दिया जाए कि सेकुलरिज्म क्या है, और कोई सेकुलर स्पीच मुझे दिखा दी जाए दुनिया की, कोई सेकुलर स्पीच वो जो इस स्पीच से ज्यादा सेकुलर हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही बात है कि लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इसी के साथ सर मैं इस उम्मीद के साथ कि हम इस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएं और लोग जो हैं इससे कुछ सबक सीखें, कुछ हमारी इस्लाह करें बेशक जहां हम गलत हैं, तो ताकि कोई गुफ्तगू का सिलसिला, कोई डायलॉग का सिलसिला चल सके और ये मुल्क जो है एक बेहतर मुल्क बन सके, एक ज्यादा टॉलरेंट मुल्क बन सके, ज्यादा प्लूरलिस्टिक मुल्क बन सके। तो इसी के साथ समसन साहब आपसे और मैं अपने व्यूअर से इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज। थैंक यू सर।